नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर शेयर बाजार से जुड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संकट का असर आज शेयर बाजार पर दिखाई दिया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 550 अंक जबकि सेंसेक्स में 1750 अंकों की गिरावट हमने दर्ज होते हुए देखी। बाजार में आज पूरा एक्शन किस तरह का रहा, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। तेज गिरावट के साथ आज बाजार की क्लोजिंग होते हुए दिखी है और करीब 500 अंकों से ज़्यादा का नुकसान तो निफ्टी पर, और निफ्टी ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आके क्लोज किया जो कि है 16,800 के आसपास है। ये शुक्रवार की एक्सटेंशन समझ सकते हैं, लेकिन आज ग्लोबल फैक्टर्स इतने वीक थे कि बाजार ने एक बार भी अटेम्प्ट नहीं ली कि वो कहीं ना कहीं आके पुल बैक देखे, आपको अच्छे से कहीं फील गुड करवाए। आज सेंसेक्स में भी करीब 1700 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी आप देख पा रहे होंगे 1600 पॉइंट की गिरावट। जब इस तरह की गिरावट होती है, एक चीज़ बहुत स्पीड से बढ़ती है जिसको हम कहते हैं इंडिया विक्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 23% का आज इंडिया विक्स एक दिन में बढ़ गया और इस करीब 23 पॉइंट के आसपास आ चुका है। ये वॉलेटिलिटी मार्केट में आगे चल के आपको और परेशान कर सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो शार्प रिकवरी भी आएगी, और अगर पॉजिटिव नहीं आई तो ये वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा और परेशान करते हुए दिखेगी। मार्केट्स में टिपिकली शेकिंग करता है और कमज़ोर हाथ को बाहर निकाल देता है। खैर आगे आते हैं, आप जरा मार्केट का आज के टॉप गेनर्स पे आते हैं। टीसीएस, अगर ये शेयर नहीं होता तो आज आप 16,800 के भी नीचे क्लोज करके होते। इस शेयर की जो बायबैक की खबर आई, रिकॉर्ड डेट आई 23 तारीख की, उसने काफ़ी हद तक बाजार को संभाला। इसकी वेटेज भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है। आगे आते हैं, आज एचडीएफसी लाइफ ने फिर से कमज़ोर गिरावट दिखाई है। 5% तक की गिरावट इन दोनों शेयर्स की तरफ से आती हुई दिखी है। और इस शेयर के साथ साथ जो शेयर जुड़ गए थे वो थे टाटा मोटर्स और मारुति, दोनों ऑटो कंपनीज जो वेटेज रखती हैं। न केवल इसने अपने सेक्टर को वीक किया बल्कि दिन के निचले स्तरों पर भी यह बंद होने में आज कामयाब हुआ है, तो इसकी वजह से आज प्रेशर काफ़ी हद तक बना है। बैंक्स के अंदर आईसीआईसीआई बैंक, इंडसन, एसबीआई, ये तीन ऐसे बैंक हैं जिनकी पूरी दारोमदार है कि बैंक निफ्टी कैसे जाएगा, कैसे चलेगा। इन तीनों बैंकों ने करीब 5% की आज इंट्राडे में नुकसान दिखाया और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 4% के ऊपर ही आती हुई दिखी है। इसके अलावा सीमेंट की दो दिग्गज कंपनी, एक तो श्री सीमेंट, ग्रासिम, दोनों के दोनों आज कमज़ोर बंद हुई हैं और ये गिरावट 1-2% की नहीं थी बल्कि 4% की गिरावट इन दोनों शेयर्स में आती हुई दिखे। तो कोर सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो भी आज आपको कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा एक और शेयर था मेट्रोपॉलिसिस, जिसकी खबर ये आई थी कि इनके मार्जिन्स खराब है, नंबर्स खराब हैं, और उसके बाद ये शेयर आज इंट्राडे में 15% टूट गया। आज ये डेज लो पे जाके बंद हुआ है। इसके अलावा आज आप देखेंगे तो एलआईसी हाउसिंग, ये शेयर आज 8% टूट गया। एलआईसी के आईपीओ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ब्रांड वैल्यू एक होने की वजह से एलआईसी हाउसिंग भी आज कमज़ोर कड़ी में शामिल हुआ, 8% टूटा। कच्चे तेल का असर 2 दिन तक तो इंटरग्लोब एविएशन ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन एक ही दिन के अंदर ये शेयर 7% टूट गया और आज 173 रुपये का नुकसान इंडिगो पे हमको देखने को मिला। इसके अलावा आज के जो मीडिया स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी अच्छा हलचल थी। एनडीवी करीब 6% ऊपर जाके बंद होने में कामयाब हुआ है। और आज के कुछ ऐसे शेयर्स भी हमने निकाले जिन्होंने आज अपने साल का निचला स्तर भी छू दिया। उसमें 3-4 नाम तो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो है बजाज कंज्यूमर्स, सीएट, अमर राजा बैटरीज, जिनको टिपिकली हम अच्छी कंपनी मानते हैं लेकिन इस साल के निचले स्तरों पर आ गए। कुल मिला के आज बाजार के लिए ब्लैक मंडे ही था। तो बिल्कुल ब्लैक मंडे, बाजार में काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली। इस बीच पीपीएफएस के सीआईओ राजीव ठक्कर का कहना है कि आईटी की चुनिंदा बड़ी कंपनियों में निवेश करने का अब बेहतरीन मौका आ गया है, जबकि मिड कैप आईटी कंपनियों के वैल्यूएशन फिलहाल कुछ महंगे हो गए हैं। कोई भी कारोबार है तो उसकी वेबसाइट अगर ना हो, अगर मोबाइल ऐप ना हो तो चल जाता था। लोग ऑफिस में जाके, दुकान में जाके अपना काम कर लेते थे। कोविड आने के बाद ये बहुत जरूरी हो गया है कि हर बिजनेस अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश करे और अच्छा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो ये जो ट्रेंड देखने को मिला है पिछले 2-3 वर्षों में, ये जारी रहेगा। जो कारोबार है आईटी कंपनियों का वो बढ़ रहा है, स्टाफ की डिमांड है, काफी नए इंजीनियर्स को वो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वो जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। हुआ क्या है कि जो वैल्यूएशन है कुछ कंपनियों के वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको देखते हुए कुछ स्टेबलाइजेशन आ सकता है या कुछ दाम नीचे आ सकते हैं। ये जो मिड कैप आईटी कंपनी में, लार्ज कैप आईटी में इतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है, तो वहां पर सिलेक्टिवली देख सकते हैं कुछ खरीदारी के लिए।
बात करते हैं अडानी विल्मर की और लिस्टिंग के बाद कंपनी ने पहली बार अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 127 करोड़ से बढ़कर 211 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी की आय में भी हमने 40% तक की बढ़ोतरी होते हुए देखी है। ये ग्रोथ कहां से आई है, नतीजों पर और आने वाले दिनों के आउटलुक पर हमने बात की कंपनी के एमडी और सीईओ अंशु मलिक से और साथ ही कंपनी के सीएफओ श्रीकांत कनहरे से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हम लोग जो स्टेबल्स में है, 2 साल में हम लोग चक्की आटा में आए हैं गेहूं का, एंड आज 2 साल के अंदर फॉर्च्यून नंबर 2 ब्रांड हुआ है और मार्केट रेट के ग्रोथ से ज्यादा बढ़ रहा है फॉर्च्यून का, और हमारा जो है ये नंबर 2 पोजीशन में है, क्लियर नंबर 2। इसके बाद आप चावल देखेंगे, हम लोग नंबर 3 पे है और हम लोग का जो ग्रोथ है फॉर्च्यून का ग्रोथ दूसरे ब्रांड से ज्यादा है एज पर नीलसन। थर्ड हम लोग का सोया नगेट्स है, जिसमें कि हम लोग क्लियर नंबर 2 है और 20% के ऊपर मार्केट शेयर है, उसमें भी द ग्रोथ इज हायर देन द कंपटीशन। तो हर प्रोडक्ट जिसमें भी हम लोग है वो या तो 1, 2 या 3 के अंदर है और हम उसी को बढ़ा रहे हैं। आगे चल के हम लोग को और जो प्रोडक्ट्स इसके साथ आ सकता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली पोहा लॉन्च किया है, या नॉन बासमती राइस जो है आपका कोलम राइस है, वाडा कोलम है, मिनीकेट है, बासकाठी है, सोना मसूरी है, ये सब जो अलग अलग प्रांत में जो लोग खाते हैं उसके ऊपर हमारा काम है और हम लोग उसके अंदर एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जो कि आपको ब्रांडेड चावल घर में आपको धान से मिलिंग किया हुआ कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको 12 महीना हम देंगे। बिल्कुल, और नतीजों की बात ही कर रहे हैं तो अब से कुछ देर पहले कोल इंडिया के नतीजे भी आए हैं। आइए आपको वो बता दें किस तरह कर रहे हैं। कंपनी का जो सालाना मुनाफा है वो 3000 करीब 3100 करोड़ के से बढ़कर 4500 करोड़ के ऊपर चला गया है। 4558 एग्जैक्ट फिगर जो मुनाफे का आया है। साल दर साल आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं। वहीं पर आय जो है कंपनी की वो 23,600 करोड़ रुपए से बढ़कर अब पहुंच गई है 28,433 करोड़ रुपए पर। कंपनी का एबिटा जो है वो 5,165 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 6,800 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया है। साथ ही साथ मार्जिन में भी कंपनी की हमने बढ़ोतरी आते हुए देखी है। ये करीब करीब 22% से बढ़कर अब 24% के आसपास पहुंच गई है। तो ब्रॉडली देखें तो कोल इंडिया के नतीजे फेस ऑफ इट काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। कंपनी के नतीजों का लगातार इंतजार था बाजार को। अब देखना होगा कि कल किस तरह कंपनी का जो स्टॉक है वो रिएक्ट करता है इन नतीजों पर। इस बीच एक और कंपनी से हमने बात की। रेट गेन ट्रैवल्स के फाउंडर और सीईओ भानु चोपड़ा का कहना है कि कोविड की पाबंदियों में कमी आने से अब ट्रैवलिंग बढ़ेगी और इससे उनकी कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ावा मिलने में मदद मिलेगी। हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी एक इंडस्ट्री में एक प्रीमियर रिसर्च फर्म है फोकसराइट, उनकी प्रेडिक्शन है कि ट्रैवल जो है वो एक बहुत बड़ा रिवेंज ट्रैवल होने वाला है, जिसमें 26% कैगर ग्रोथ है नेक्स्ट 4 से 5 साल में। और जैसे कि आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है, सारी कंट्रीज काफ़ी रिलैक्स कर रही हैं जो कंडीशंस हैं, और थिंग्स आर रियली ओपनिंग अप इन अ बिग वे। जो प्री डिपार्चर टेस्ट हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। और हमारा ये भी मानना है कि जो अब नए वेव्स आएंगे उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड है, गवर्नमेंट्स हैं, वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। और जो कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अब हम एक नया एरिया एंटर कर रहे हैं, उसको एंडेमिक स्टेज कहते हैं। और गवर्नमेंट्स भी प्रिपेयर्ड हैं कि ये जो अब नए वेव्स आएंगे तो डिसरप्शन ट्रैवल इंडस्ट्री में काफ़ी कम होना चाहिए। और जो कस्टमर्स भी हैं, हम देख रहे हैं कि वो ट्रैवल करना चाहते हैं, और जो इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हो रही है उससे हमें लगता है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो सेंटर स्टेज लेगा, और ये रिवेंज ट्रैवल में लीजर सबसे ज़्यादा बाउंस बैक करेगा। और जो कि हम अपने वॉल्यूम्स में भी देख रहे हैं, तो ओमिक्रॉन की वजह से दिसंबर और जनवरी में हमने डिक्लाइन ज़रूर देखा था अपने वॉल्यूम्स में, बट अभी फरवरी में हम वापस डिमांड देख रहे हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है डिमांड एआई करके, जो मेजर करता है कि ट्रैवल डिमांड कैसी है। तो उसमें हमें दिख रहा है कि स्पेसिफिकली जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि लंदन, बार्सिलोना, दिल्ली, उसमें 10% इंक्रीज है डिमांड में। सो मेरा मानना ये भी है कि जो ये जनवरी, फरवरी और मार्च का जो क्वार्टर होता है, इसमें
लोग एडवांस में समर बुकिंग्स करते हैं हमारी टारगेटेड कंट्रीज में जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, और वहाँ पे बहुत बुकिंग होती है। बट ये ओमिक्रॉन करते जनवरी स्लो था, बट वो जो डिप हमने देखा, मुझे लगता है कि वो फरवरी मार्च में वो डिप से हम रिकवर कर लेंगे, क्योंकि हम वॉल्यूम्स देख रहे हैं कि वो काफी बढ़ रही हैं अब। तो बाजार में जब आज काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, एक स्टॉक था जो बाजार के विपरीत खड़ा था, वो था टीसीएस का। करीब करीब 1% के आसपास जाकर वो स्टॉक बंद हुआ है और वजह उसकी ये है कि टीसीएस ने अपने बायबैक की रिकॉर्ड डेट तय कर ली है। 23 फरवरी को ये रिकॉर्ड डेट तय की गई है और इसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक काफी अच्छा मूव दिखा रहा था। 4500 रुपए का ये भाव कंपनी ने तय किया है जिस पर वो बायबैक करेगी और 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन आपको, निवेशकों को, अब अगर आपके पास टीसीएस का स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए इस बायबैक में, ये सारा एनालिसिस लेकर मेरे सहयोगी सौमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौमित, बताइए, आम निवेशक को क्या करना चाहिए इस बायबैक में? अगर आप देखते हैं तो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स के साथ टीसीएस ने 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक अनाउंस किया था और बायबैक का प्राइस था 4,500 रुपीज़। और अभी के प्राइस में अगर आप देखते हैं जो कि करीब 3,800 के आसपास चल रहा है, तो जो गेन्स होंगे वो करीब 18% के प्रीमियम पे है ये बायबैक का प्राइस। अब कंपनी करीब 4 करोड़ शेयर्स बायबैक करना चाहती है और उसमें से 15% जो है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है, जो कि करीब 60 लाख शेयर्स होता है। अगर आप देखते हैं तो 15% जो कि 60 लाख शेयर्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है बायबैक का, जो कि फेब 23 है। और इसका मतलब ये होता है कि फेब 21 लास्ट डेट रहेगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए शेयर्स खरीदने का, अगर वो बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो। अब रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें से कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं? पहले तो उन्हें 52 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे टीसीएस के, क्योंकि अगर वो 52 शेयर्स खरीदते हैं तो उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो 2 लाख के नीचे होगा और वो रिटेल शेयर होल्डर कहलाएंगे कंपनी में। अब जो गेन्स आ सकते हैं इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो एक्सेप्टेंस रेशियो पर डिपेंड करता है। अब अगर हम FY21 का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं तो टीसीएस में करीब 8.75 लाख शेयर होल्डर रिटेल शेयर होल्डर्स है और उनके पास करीब 2.2 करोड़ शेयर्स है कंपनी के। अब अगर आधे भी शेयर्स इसमें टेंडर किए जाते हैं बायबैक में, जो कि करीब 1.1 करोड़ है, तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो 54% होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ 60 लाख शेयर्स रिजर्व किया गया है रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। बट अगर हम पास्ट में देखते हैं तो हमेशा 100% एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है जब रिटेल कोटा की अगर हम बात करें तो। अगर एक शेयर होल्डर ने सारे 52 शेयर्स टेंडर कर दिए बायबैक में और एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 100% रहा, तो एक इजी 18% का गेन कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर ये बायबैक में पार्टिसिपेट करके कर सकता है। और ये जो प्रॉफिट होंगे 18% का, उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा किसी रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 50% के आसपास होता है तो जो गेन्स होंगे वो 9% के आसपास होंगे। और ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि बाकी जो बचे हुए शेयर्स हैं वो रिटेल शेयर होल्डर कॉस्ट प्राइस में मार्केट में बेच देगा। ऐसे कि आप देख सकते हैं 100% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो रहा तो जो मुनाफा होगा वो करीब 18.4% का होगा। और जो पूरा टाइमलाइन है इस चीज़ का, ये करीब 3 महीना लग सकता है। तो कोई भी रिटेल शेयर होल्डर करीब 18% का गेन्स कर सकता है अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 100% रहा टीसीएस के बायबैक में। बट उन्हें 52 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे कंपनी के पहले। तो वो करना चाहिए आपको जो सौमित बता रहे हैं पूरा प्रोसेस। अगर आपके पास टीसीएस के शेयर हैं तो बायबैक में किस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं, सौमित आपको बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में महंगाई की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। 6% से आगे बढ़ गई है। दिसंबर में ये 5.66% पर थी। जनवरी में दर्ज की गई महंगाई दर पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा है। वहीं बता दें कि इससे पहले आरबीआई गवर्नर ने इस बार 6% महंगाई दर रहने की बात की थी और एक बार फिर से महंगाई जो है रिजर्व बैंक के दायरे को पार कर गई है। और खबर आ गई है एयर इंडिया की तरफ से, जहां पर टाटा ग्रुप ने टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयसी को एयर इंडिया की जिम्मेदारी सौंप दी है। टाटा सन्स ने टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयसी को नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। और क्या क्या डिटेल्स हैं, मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं हमारे साथ। समीर, काफी लंबे समय से इंतजार था कि जैसे ही टाटा सन्स हैंडओवर लेंगे एयर इंडिया का अपने हाथ में, वो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये खबर आते हुए आपके पास ये खबर है, और क्या डिटेल है आपके पास इस समय? जी बिल्कुल, पिछले महीने 27 जनवरी को एयर इंडिया के कमान टाटा ग्रुप ने अपने हाथ में लेते ही जो सबसे ज़्यादा जिस पे कयास लगाए जा रहे थे कि कौन
एयर इंडिया का नया एमडी या सीईओ होगा, उसी दिशा में आज टाटा सन्स ने यह ऐलान किया है कि जो टर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन रहे हैं उन्हीं को एयर इंडिया की कमान सौंपी जाएंगी। बतौर एमडी और सीईओ इल्खेर आयसी एयर इंडिया की कमान संभालेंगे और जो टर्न अराउंड प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन टर्किश एयरलाइन में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसी को टाटा ने अपना आधार बनाया है ताकि वो एयर इंडिया में भी उसी तरीके का सफलता जो है या टर्न अराउंड जो है वो एयर इंडिया में भी लेकर के आए। आपको बता दें कि आज एयर इंडिया बोर्ड की अहम बैठक रही इसी मसले पर और उस बैठक में एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं वो बतौर एक स्पेशल इन्वाइटी आए हुए थे और उसके बाद चर्चा के बाद में इल्खेर आईसी के नाम पर मुहर लगाई गई, जिसके बाद में औपचारिक ऐलान किया गया। और टाटा सन्स की तरफ से चेयरमैन ने ये बाकायदा जो स्पेशल रिमार्क रहा, उन्होंने कहा कि जो टर्किश एयरलाइंस की सफलता का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें जिस तरीके से वहाँ पर इल्खेर आईसी ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसी को देखते हुए उन्हें एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स ने चुना है। माना ही जा रहा है कि वैसा ही टर्न अराउंड या सफलता जो है एयर इंडिया के लिए वो लेकर के आ पाएंगे। आपको बता दें कि एयर इंडिया में यात्रियों के अनुभव को सुधारने के लिए और साथ ही टर्न अराउंड जो प्लान है टाटा का उसके लिए कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं। पहले ही हमने देखा कि टाटा सन्स की तरफ से जैसे ये कैटरिंग में जो ऑन बोर्ड फूड मेन्यू है उसमें एक नयापन लेकर के आया गया। उसके बाद ये भी एक एडवाइजरी एयरलाइन ने जारी करी कि कोई भी कैबिन क्रू या जो पायलट है वो अपने यात्रियों के बैठने के बाद ही वो जलपान या खानपान कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि अब एयर इंडिया को एक उसमें नयापन लाया जाए, यात्री अनुभव में सुधार किया जाए और फाइनेंशियल्स यानी कि जो उसकी वित्तीय स्थिति जो इस वक्त बुरी नज़र आ रही है उसमें भी काफ़ी हद तक उसको सुधार के साथ उसको प्रॉफिट में लेकर के आया जाए। बिल्कुल, तो कोशिश यहाँ पर टाटा सन्स की यही है कि किस तरह से टर्न अराउंड किया जाए एयर इंडिया का और स्टेप बाय स्टेप जैसा समीर बता रहे हैं धीरे धीरे बदलाव की शुरुआत वहाँ पर हो रही है। और पहले केटरिंग में चेंजेस किए गए और सबसे बड़ा बदलाव जो है कि कंपनी ने नया मैनेजमेंट यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। सीईओ और एमडी की पोजीशन पर इल्खेर आईसी को लाया गया है जो कि टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। चलिए, इस बीच जब हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की चर्चा लगातार चल रही है और एलआईसी की खबरों पर भी फोकस है हमारा। इस समय दीपम के जो सचिव हैं तुहिनकांत पांडे जी, उनसे हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। चलिए सीधा वहीं चलते हैं। के लिए सेबी के समक्ष जो डीआरएचपी है फाइल कर दिया है। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रक्रिया शुरू हो गई है औपचारिक रूप से। आगे आने वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी, किस तरीके से सरकार यहाँ से आगे बढ़ेगी, तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके भी मन में है, हमारे भी मन में है। और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे हैं। सर, ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा सवाल मैं यहीं से करूंगा कि लोग तमाम सवाल कर रहे हैं, हमें भी सोशल मीडिया के जरिए लोग पूछ रहे हैं कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये सवाल पूछिए कि आखिर क्या हुआ कि इतने कम टाइम में आपको भी कई सवाल ऐसे मिल रहे होंगे कि एम्बेडेड वैल्यू की जब हम बात करते हैं 6 महीने के टाइम में इसमें लगभग 6 गुना की बढ़ोतरी, कैसे ये हुआ? देखिए, एम्बेडेड वैल्यू पहले एलआईसी का नहीं था और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस में, लेकिन उनको एग्जेम्पशन मिली हुई थी। तो इसलिए चूंकि वो मार्केट में नहीं थे और एलआईसी एडा के आने से भी पहले एक संस्था है, तो एम्बेडेड वैल्यू उनके पहले वर्कआउट हुई ही नहीं थी। दूसरा, एलआईसी के पास एक ही अकाउंट था क्योंकि एक ही फंड था। आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी में जो फंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है। आप फंड रखते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको आपकी लाइबिलिटीज आती हैं, क्लेम्स आती हैं, फिर आपको एक सॉल्वेंसी रेशियो रखनी पड़ती है, यानी कि एसेट्स की जो आपकी स्थिति है वो लाइबिलिटी से कहीं अधिक हो ताकि कभी भी आपको कोई भी क्लेम निभाने में दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीजें जो कि एडा रेगुलेशंस हैं कि 150% सॉल्वेंसी भी रखनी पड़ती है, इन सब से जो महत्वपूर्ण है कि मतलब ये एक ही फंड था और चूंकि लेजिस्लेटिव वो था, बाय लेजिस्लेशन ही एलआईसी काम करता था, तो इट इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी। उसके कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं वो एडा से रेगुलेटेड हैं, लेकिन वो अदरवाइज एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। उसमें अमेंडमेंट की गई, उस अमेंडमेंट के जरिए उसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग भी चेंज किया गया, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू लाए ताकि सेबी के नियमों के मुताबिक काम हो सके
और इस साथ साथ में उसमें हमारे जो ये जो कॉन्सेप्ट था फंड बाइफर्केशन का, वो भी लाया गया। तो अप्रैल के बाद ही ये एक्चुअली संभव हो सकता था। तो जो ये आपकी पहले जो एम्बेडेड वैल्यू है एज ऑन 31st, वो है जब फंड बाइफर्केशन नहीं हुआ। तो फंड बाइफर्केशन से पहले जैसे भी आपने एक रखा हुआ था कि नॉन पार का एक रखा हुआ है, बस वही था। बाकी सारा आप पार नॉन आप बेसिकली एक ही अकाउंट में रखते थे। इसके अलावा एक अहम, ये एक बेसिकली टेक्निकल इशू है। बेसिकली अकाउंट मतलब फंड बाइफर्केशन का एक टेक्निकल इशू है जो पहले संभव नहीं था 31 मार्च से पहले, और कैलकुलेशन ही बाद में हुआ। उसका कैलकुलेशन बाद में हुआ। तो इसलिए एम्बेडेड वैल्यू उस समय जो जिस हिसाब से पहले चल रहा था उसी हिसाब से डिटरमिन हुई। जब फंड बाइफर्केशन हुआ तब उसकी एम्बेडेड वैल्यू फार्मूले के हिसाब से नहीं निकली, क्योंकि फंड बाइफर्केशन होने से एम्बेडेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट में फर्क होता है। ओके, इसके अलावा एम्बेडेड वैल्यू का जिक्र है लेकिन प्राइस बैंड का जिक्र नहीं है। कब तय करेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी आज मतलब कल DRHP फाइल हुआ है, आज से मार्केट आउटरीच शुरू हुआ है। मतलब बहुत दिनों से ये चल रहा है। LIC IPO आएगा, रोड शोज भी थे, लेकिन अब जो है ये वैल्यू है, क्योंकि जब तक आपकी एम्बेडेड वैल्यू और ये नंबर्स नहीं आते हैं तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या कंपनी का एक्चुअली अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारी एक्चुएरियल वैल्यूएशंस हैं जो कि यदि नहीं होंगी तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसका क्या होगा। पिछले जो अंदाजे लग रहे थे वो उसके AUM से देख के लग रहे थे कि इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना है, इतने लाख करोड़ है, तो उससे शायद उसकी एम्बेडेड वैल्यू इतनी निकले। लेकिन उस पे कोई भी सीरियस इन्वेस्टर्स तब तक कॉल नहीं लेंगे जब तक कि एम्बेडेड वैल्यू ही बाहर नहीं आएगी। तो आज वो कल जब वो एम्बेडेड वैल्यू बाहर आई है और एडा और वो सब ने करके बोर्ड ने अप्रूव करके DRHP में वो गई है, तो अब ये जो फीडबैक आएगा या आ रहा है तो उसके बेसिस पे ही इसकी वैल्यूएशन तय होगी, क्योंकि जो वैल्यूएशन होती है वो EV के मल्टीपल होती है। राइट। तो यही प्रथा है तो इंश्योरेंस में। इसके केस में, LIC के केस में वो कितना मल्टीपल होगा? हाँ, वो तो हमको डिटरमिन करना पड़ेगा, डिमांड, सप्लाई, असेसमेंट, उनके उसके बिजनेस को देखते हुए, उसके फ्यूचर बिजनेस को देखते हुए। और बेसिकली क्या है कि एम्बेडेड वैल्यू तो प्रेजेंट बिजनेस जो वैल्यू इन फोर्स है उस पे जो प्रॉफिट आने वाले हैं फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म में, उसका प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन इसके अलावा एक कॉर्पोरेशन का फ्यूचर बिजनेस भी आएगा। तो इसीलिए जो भी वैल्यू होगी वो खाली प्रेजेंट बिजनेस के वैल्यू से नहीं, फ्यूचर बिजनेस में भी जुड़ेगी, इसलिए उसका एक मल्टीपल होता है। ओके, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए डिस्काउंट की बात है, क्या एम्प्लॉय के लिए भी डिस्काउंट की बात है? देखिए, एम्प्लॉयज के लिए और रिटेलर्स के लिए पॉलिसी होल्डर्स के डिस्काउंट की बात इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पॉलिसी होल्डर की जो रिजर्वेशन है वो आमतौर पे इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं है। ये सिर्फ LIC के लिए ही ये लेजिस्लेटिव इंटेंट आई इसमें कि पॉलिसी होल्डर्स को अपफ्रंट में हम रिजर्वेशन दें। अदरवाइज पॉलिसी होल्डर्स को रिजर्वेशन नॉर्मल सिचुएशन में अलाउड नहीं है। तो इसलिए, और उसमें चूंकि हमने लिखा था लेजिस्लेटिव की पॉलिसी होल्डर्स को भी दिया जा सकता है, तो उसमें डिस्काउंट भी दिया जा सकता है अप टू 10%, इसीलिए व्यवस्था की गई थी। और बाकी का जो यदि कोई डिस्काउंट आपके एम्प्लॉयज के लिए हैं या रिटेल के लिए हैं, वो तो सेबी नियमों के मुताबिक दिए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो फैसला है उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। 5% का डायलूशन का जिक्र है, उस पर आप जाएंगे, लेकिन बजट में जो अनाउंस हुआ था करीब 10%, तो यहाँ से रोड मैप क्या होगा? क्योंकि फिर 25% का गाइडलाइंस भी है जिसको कि फुलफिल करना होगा, तो रोड मैप क्या होगा आगे? पहले तो बजट में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि 10% करना है, ये तो ऐसा नहीं था। LIC IPO आएगा और सेबी नियमों के मुताबिक जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप का आपका इशू है तो उसमें 5% भी आ सकता है। तो ये नए नियम जो हुए हैं, क्योंकि बेसिकली हमको ये भी देखना है कि जो साइज ऑफ IPO हो वो उस हिसाब से हो
कि जिससे वो मार्केट में एब्जॉर्ब भी हो सके और दूसरी मार्केट को वो डिस्टॉर्ट भी ना करे। तो यहाँ से रोड मैप कितना परसेंट क्या इस साल के लिए? रोड मैप तो अभी उसके लिए समय है, अभी रोड मैप की तो बात, अभी तो हम लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके। क्या क्योंकि 60 to 90 डेज के आसपास लगता है अप्रूवल लेने में सेबी से, LIC के केस में ये जल्दी होगा और क्या हम उम्मीद करें कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे? जी एक्चुअली ये सेबी और एडा और जो सिस्टम्स में, क्योंकि ये लार्ज है, सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब हम कहते हैं कि सरकारी संस्था ला रहे हैं तो उस हिसाब से इसकी जो कंसल्टेशन प्रोसेस है काफ़ी देर से हमने शुरू कर दिया इस पे। तो चाहे फॉर्मली हम लोग DRHP इसमें ला रहे हैं, लेकिन इसके विभिन्न एस्पेक्ट्स इश्यूज पे सेबी से निरंतर चर्चा होती रही है। टेक्नोलॉजी के विषय में होती रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में होती रही है, डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स, उसकी चैप्टराइजेशन, उसके क्रिटिकल इश्यूज, उसकी रीस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसे, क्योंकि LIC की और भी संस्थाएं हैं, इनफैक्ट LIC के अंडर अभी एक बैंक भी है, IDBI बैंक भी है, तो उसकी कुछ फॉरेन सब्सिडरीज भी हैं। इन सब के से काफ़ी दिनों से काफ़ी विस्तार में चर्चा डिफरेंट रेगुलेटर से होती गई है, और एक फॉर्मल प्रोसेस होता है कि आप फॉर्मल उसके बाद करते हैं, तो आप ये समझिए कि उसमें बहुत सा पॉइंट जो बाद में आता वो पहले कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये समझो कि प्रक्रिया पहले कंप्लीट हो जाएगी, इतना वक्त नहीं लगेगा आमतौर पर जितना लगता है, और ये प्रक्रिया ट्रांजैक्शन जो है इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो सकती है। जी। इसमें सर पोस्ट IPO गवर्नमेंट का की जो शेयर होल्डिंग है अभी 100% है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा? उसका तो कोई स्ट्रक्चर नहीं। गवर्नमेंट के जो 5% शेयर यदि हम करते हैं तो वो दे दिए जाएंगे, तो गवर्नमेंट का उतना शेयर कम हो जाएगा। अच्छा। तो ये सिंपल IPO का जैसे प्रोसेस होता है। इसमें LIC कोई अपने कैपिटल रेज नहीं कर रही है, कोई फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं कर रही है, क्योंकि LIC वेल कैपिटलाइज्ड है, तो उसको अभी कैपिटल की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सवाल उठ रहा है कि पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान इंश्योरेंस सेक्टर की जो हालत रही है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, वैसे माहौल में क्या IPO के लिए ये टाइमिंग बेहतर है? आपको लगता है कि ये प्रेशर होगा इस पूरे प्रक्रिया में? यदि कोविड से एक सीख मिलती है तो इंश्योरेंस सबको करवाना चाहिए। तो ये तो इंश्योरेंस मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कभी भी हमारे जो रिस्क है, लाइफ रिस्क कभी भी आ सकता है। तो इसलिए सब लोग, जितना मार्केट बढ़ेगा, हमारा तो पेनिट्रेशन कम है इंडिया में, और जितना ज्यादा वो बढ़ेगा उतना ही इंश्योरेंस मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन प्रेशर तो है सेक्टर पे। नहीं, प्रेशर मतलब बिजनेस भी आएगा नया। तो जब आप ग्रोथ ऑफ बिजनेस कहेंगे तो इमर्जिंग मार्केट में आप देखेंगे, यदि आप EV मल्टीपल मैच्योर मार्केट में देखेंगे तो वो कम है, क्योंकि जहां सैचुरेशन हो चुकी है वहां पे, ये तो इंडिया में और इमर्जिंग मार्केट में, इंडिया में खास करके बहुत स्कोप है इंश्योरेंस का फैल